नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन का भाग 4 देखेंगे। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक वित्तीय है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जितने भी सदन में वित्त विधेयक पेश होते हैं वो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि कौन से विधेयक धन विधेयक हैं। वित्त विधेयक की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है और धन विधेयक आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोई रीट जो किसी राजकीय कार्य निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के प्राधिकार की निगरानी करता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आपका काम नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। तो न्यायालय उनको एक नोटिस जारी करता है कि भाई आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है। तो ये चीज़ है इसमें। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। ऐसे उद्योग जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो है कि मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए सामग्री प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको जो है कि हम आधारभूत उद्योग में लेते हैं। बाकी ये जो कागज़ है ये आधारभूत उद्योग से बाहर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक मार्क का चिन्ह किन पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घी तथा शहद के लिए। एक मार्क का जो चिन्ह होता है वो खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो घी और शहद जो है कि ये खाद्य पदार्थ है, तो इसमें जो है कि इसके लिए प्रयोग किया गया है। ये खाद्य पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और एगमार्क एक्ट जो है कि भारत में 1937 में लागू हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि सेज किसका घोतक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये 1980 में इसका शुभारंभ किया गया था। चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है कि उनके ही दिशा निर्देशानुसार इसको प्रारंभ किया गया था। और 1980 में जो चीन के प्रधानमंत्री थे वो जियाओ पिंग थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। कृषि मूल्य आयोग 1960 में बनाया गया था। और इसका नाम बदल के 1985 में जो है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, जो कि आपका किसी भी फसल का जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही आयोग निर्धारित करता है। तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ और 1985 में इसका नाम बदलकर आपका कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से जो है कि नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। और 1969 में सबसे सर्वप्रथम जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया था वो रेगनर फिश थे और जॉन टिनवर्जन थे। रेगनर फिश और जॉन टिनवर्जन इनको 1969 में
नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला। आइए अब अगला देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। प्राचीन काल में पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। जो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था वो सारनाथ में दिया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि शराब पर रोक लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। शराब पर रोक लगाने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। अब जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर का जो काल था उसको चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है और न्याय के जंजीर के रूप में भी जहांगीर को जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस द्वारा लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जो कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और जुल्फिकर अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं दोनों लोगों के बीच शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को ये संपन्न हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में इसका वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति के पद का। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति के सरकारी आवास भारत में अन्यत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और शिमला में। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन हैदराबाद और शिमला में भी स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके फूल बाहर खिलते हैं लेकिन फल ज़मीन के भीतर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। मूंगफली ऐसा पौधा है जिसका फूल बाहर लगता है लेकिन फल जो होता है वो ज़मीन के भीतर लगता है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात जो है कि अग्रणी है। सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन गुजरात में होता है। अगर सोयाबीन उत्पादन की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। और रबड़ उत्पादन की बात किया जाए तो केरल सबसे ज़्यादा भारत में रबड़ का उत्पादन करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में लौटा दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि जय जवान जय किसान तथा जय हिंद का नारा हर जगह किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान तथा जय हिंद का नारा को सभी जगह पे लोकप्रिय बनाया। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय देश में भावनात्मक एकता को जागृत करने के लिए और स्थापित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस नारा को प्रचलित किया। आइए अब अगला देखते हैं प्रश्न।
17वां प्रश्न है कि शनि ग्रह के घेरे किसके बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूल के। शनि ग्रह के जो घेरे हैं वो धूल से बने हुए हैं। और शनि ग्रह जो है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जो है कि बृहस्पति है, उसके बाद शनि का स्थान है। यह जो है कि आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। और शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है कि शनि ग्रह के कितने वलय हैं, तो वलयों की संख्या आपका 7 है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सांगपो। सांगपो जो है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कि आपका यहाँ असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और असम में ही आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जगह इमारती लकड़ी की सोने जैसी खान कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह है ये इमारती लकड़ी की सोने जैसी खान के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि मनाली से लेह जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क औसतन कितनी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4000 मीटर। जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह जाने वाली, उसकी औसतन ऊंचाई 4000 मीटर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि कृत्रिम सिल्क बनाने के लिए किस कच्चे माल का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिनेन का। लिनेन का जो प्रयोग होता है वो कृत्रिम सिल्क बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि उस पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो पक्षी है ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है और मरमर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रति सेकेंड अपने पंख को 80 बार फड़फड़ाता है। ये प्रश्न तीसरी बार जो है कि पूछा गया है 2007 से 2011 तक के जो है कि अगर बात किया जाए तो ये तीसरी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखा जाए। 23वां प्रश्न है कि निम्न सरीसृपों में से कौन सा ऐसा है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ। मगरमच्छ सरीसृपी में ऐसा है कि जिसके जो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 24वां प्रश्न है कि पुलिस द्वारा कुत्तों का जासूसी के लिए इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वे 50,000 हर्ट्ज तक बारंबारता वाली पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। जो पुलिस जो है कि जासूसी के लिए कुत्ते का प्रयोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि कुत्ते जो है कि 50,000 हर्ट्ज तक जो पराश्रव्य तरंग है उसको आसानी से सुन लेते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक संवेग। रेखीय संवेग पर जो है कि जेट इंजन की कार्यप्रणाली आधारित है। और जो रैखिक संवेग होता है ये वस्तु के द्रव्यमान तथा उनके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया का जो फूल है वो विश्व का सबसे बड़ा फूल है और यह इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी अगर बात की जाए वृद्धि की तो ये 3 फीट तक जो है कि बड़ा होता है और इसका वजन 15 पाउंड तक होता है। ये भी प्रश्न आपका जो है कि दूसरा बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी जेईई में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे दांत कितने हैं जो 2 बार निकलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20। 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं।
वयस्क मानव के शरीर में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, और ये जो 20 दांत दोबारा निकलते हैं इनको दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग पानी द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थमा। अस्थमा जो रोग है वो पानी द्वारा नहीं फैलता है, बाकी हैजा, टाइफाइड और अमीबा पेचिस ये तीनों पानी के संक्रमण द्वारा फैलता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि गंगा कार्य योजना कब आरंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। 1986 में गंगा कार्य योजना आरंभ हुई थी। 14 जनवरी 1986 को इस योजना का प्रारंभ किया गया, और उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, और इन्हीं के कार्यकाल में गंगा कार्य योजना को स्टार्ट किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि सन 1987 में किस स्थान पर आयोजित सम्मेलन में ओजोन कम करने वाले रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में जो है कि 1987 में जो सभा आयोजित हुई थी उसी में इस पर निर्णय लिया गया था, और 16 सितंबर 1987 को जो है कि ये निर्णय लिया गया था, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि इको मार्क का चिन्ह जिसे पर्यावरण को दुष्प्रभाव से बचाने वाले पदार्थों पर लगाया जाता है किस प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ मेघ रहित आकाश। स्वच्छ मेघ रहित आकाश पर्यावरण को दुष्प्रभाव से बचाने वाले पदार्थों पर लगाया जाता है इको मार्क। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग गैर रासायनिक तरीके से पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी प्रकाश। परावैंगनी प्रकाश का जो प्रयोग होता है गैर रासायनिक तरीके से पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से जो है कि रोगजनक जितने भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पानी शुद्ध प्राप्त हो जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि बिजली के तार पर बैठी चिड़िया पर बिजली का असर नहीं होता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके शरीर में विद्युत धारा नहीं गुजरता है। बिजली के तार पर जब चिड़िया बैठती है तो हम देखते हैं कि उसको करंट नहीं लगता है। उसका यही कारण होता है कि जो करंट का फ्लो होता है उसके अंदर से प्रवाहित नहीं होता है, इसीलिए उस पर असर नहीं होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि हीरे की आभासी चमक किस कारण दिखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की जो आभासी चमक होती है वो दिखती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्तुति ग्राफी सॉफ्टवेयर का एक घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड। स्लाइड जो है ये एक ग्राफी सॉफ्टवेयर का घटक है, प्रस्तुति ग्राफी सॉफ्टवेयर का। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्णय लेने की जिम्मेवारी को कंप्यूटरीकृत कर देना। व्यवसाय में जो सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जो निर्णय लेने की जिम्मेवारी है उसको कंप्यूटराइज किया जा सके। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि जेट इंजनों में कौन सा विमान ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिशुद्ध मिट्टी का तेल। परिशुद्ध मिट्टी के तेल का प्रयोग जेट इंजनों जो है कि जेट इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कौन सी अक्रिय गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हीलियम जो है कि अक्रिय गैस है वो उत्पन्न होती है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनते हैं तो उस समय जो
अक्रिय गैस उत्पन्न होती है वो हीलियम होती है। और नाभिकीय संलयन की क्रिया पर ही आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। और जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है या जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है। और हाइड्रोजन बम भी जो है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे श्वसन अणु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को श्वसन अणु के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि कारों में रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का हिमांक कम करने के लिए। जो गाड़ी के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है वो पानी के हिमांक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है यह एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है और ठंडे प्रदेशों में हिमांक को कम करने के लिए इसका प्रयोग रेडिएटरों में किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक जैन साधु के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फैमिली एंड द नेशन। द फैमिली एंड द नेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक जैन साधु थे जिनका नाम था महाप्रज्ञ, उन्हीं के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखा था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए ऐतिहासिक स्थल जिन्हें यूनेस्को की सूची में स्थान प्राप्त है, इनमें से किसका राज्य के साथ सही संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरावटेश्वरा मंदिर, कर्नाटक। इसका जो है कि सही संबंध नहीं है। एरावटेश्वरा जो मंदिर है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में स्थित है। एरावटेश्वर मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है और यह द्रविड़ वास्तुकला का बहुत ही अनूठा उदाहरण है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में राजराज द्वितीय ने करवाया था। बाकी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है और मानस पशु अभयारण्य जो कि असम में स्थित है। बाकी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि हूवर पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हूवर पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। 29 अप्रैल 2008 को अमेरिकी सोसाइटी द्वारा यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था और यह एक अमेरिकी इंजीनियरिंग पुरस्कार है। यह मानवता के लिए इंजीनियरिंग को उनकी सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और 1930 से इस पुरस्कार को जो है कि दिया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटिक संगीत से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत खंडे। भारत खंडे जो है कि कर्नाटिक संगीत से इनका संबंध नहीं है। भारत खंडे का जो संबंध था वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से था, इसलिए इन चारों ऑप्शन में ये भिन्न है। बाकी त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री इन सब का संबंध जो है कि कर्नाटिक संगीत से है। बाकी भारत खंडे जी का जो संबंध है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। इस सीरीज़ का ये अंतिम प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।